नमस्कार दोस्तों। 18 जुलाई 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ की राजनीति के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। भिलाई के शांत माहौल को अचानक सायरनों की गूंज चीरती है और कुछ ही देर में देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर दस्तक देती है। लेकिन इस बार निशाना खुद बघेल नहीं बल्कि उनके बेटे चैतन्य बघेल थे। कैमरों की चकाचौंध में जब चैतन्य को अधिकारियों के साथ जाता देखा गया तब यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक राजनीतिक शतरंज की अगली चाल थी। ईडी ने दावा किया कि यह कार्रवाई 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है, जबकि भूपेश बघेल ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया। उनके मुताबिक यह कार्रवाई अडानी समूह द्वारा तमनार के जंगलों में हो रही पेड़ों की कटाई का विरोध करने की सजा है। सत्ता के गलियारों में हलचल मच चुकी थी और जनता के बीच यह सवाल गूंजने लगा, क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध है या सत्ता द्वारा सच की आवाज़ को कुचलने की कोशिश। ईडी के घर पहुंचने पर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी देते हुए लिखा कि ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई हो, विधानसभा सत्र का आखिरी दिन हो, तमनार के जंगलों की कटाई का मुद्दा उठने वाला हो और उसी सुबह भूपेश बघेल के घर ईडी की दस्तक हो, तो सवाल उठना लाजमी है कि यह संयोग है या साजिश। क्या यह एक ईमानदार नेता की आवाज़ को दबाने की कोशिश है या सच में भ्रष्टाचार की परतों को उधेड़ने की कार्रवाई। इस जवाब की तलाश हमें बघेल के लंबे राजनीतिक सफ़र में मिलती है। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस में अपने कदम बढ़ाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और 1993 में पाटन विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए और इसके बाद वो 5 बार इसी क्षेत्र से विधायक बने और कई अहम मंत्रालयों की कमान संभाली। राजस्व, लोक स्वास्थ्य, पुनर्वास, परिवहन और 2018 से 2023 तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सत्ता की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े राजनीतिक सफ़र के बावजूद क्या उन्होंने कभी तमनार के जंगलों और वहाँ की जनता की रक्षा के लिए कोई निर्णायक कदम उठाए। तमनार की धरती कहती है नहीं। उनके कार्यकाल में खनिज संपदा को खुलकर लूटा गया, जंगल काटे गए, आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई और कॉरपोरेट को खुली छूट दी गई। अब जब सत्ता हाथ से जा चुकी है और ईडी का शिकंजा कसने लगा है, तब अचानक बघेल को तमनार की चिंता सताने लगी है। क्या यह जनता के दर्द की सच्ची आवाज़ है या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने और सत्ता की भूख में उठी एक सियासी चाल है। फैसला अब जनता के विवेक पर है। दोस्तों, जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तब हसदेव अरण्य जंगलों की कटाई का मामला सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंज रहा था। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी इस पर विचार कर रही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। 6 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल की सरकार ने परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक के विस्तार की मंजूरी दे दी, जिसका मतलब था हजारों नहीं बल्कि लाखों पेड़ों की बलि देना। ये वही जंगल हैं जो 1.7 लाख हेक्टेयर ज़मीन में फैले हुए हैं और जिनमें 10,000 से अधिक आदिवासी रहते हैं। यहाँ की जैव विविधता, 82 पक्षी प्रजातियाँ, दुर्लभ तितलियाँ और 167 वनस्पतियाँ आज खतरे में हैं। स्थानीय लोग वर्षों से इन जंगलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पेड़ों से चिपक कर चिपको आंदोलन की तरह विरोध कर रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार ने इस आंदोलन को अनदेखा कर दिया और जंगलों को कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के गारे और खमरिया गांव की। एक सच्ची और दर्दनाक कहानी जो आज पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज़ बन चुकी है। कभी इन गांवों के पास 250 एकड़ उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन 1982 में जब सरकारी सर्वे में यह सामने आया कि
जमीन के नीचे कोयला है। तब से सत्ता और उद्योगपतियों की नज़र इस काले सोने पर टिक गई। रेशम परियोजना की आड़ में गांव वालों से जमीन ली गई, यह कहकर कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। रेशम और वन विभाग की मिलीभगत से 2008 में यह जमीन जिंदल कंपनी को कोयला खनन के लिए सौंप दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह इलाका 5वीं अनुसूची में आता है, यानी आदिवासी क्षेत्र, जहां बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई ज़मीन किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जा सकती। लेकिन ना तो सही तरीके से जन सुनवाई हुई और ना ही ग्रामवासियों की राय ली गई। उल्टा फर्जी जन सुनवाई में बाहर से लाए गए मजदूरों को स्थानीय बताकर कंपनी के पक्ष में समर्थन दिखाया गया। जब गांव वालों की इस साजिश की भनक लगी तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन ये आदिवासी रुके नहीं। इन्होंने 2011 से कोयला सत्याग्रह शुरू किया, गांधी जी की तर्ज पर। जैसे नमक कानून तोड़कर अंग्रेज़ों का विरोध किया गया था, वैसे ही कोयला कानून तोड़कर इन आदिवासियों ने सरकार और उद्योगपतियों के गठजोड़ को चुनौती दी। हर साल 2 अक्टूबर को सैकड़ों गांव वाले मिलकर कोयला सत्याग्रह करते हैं। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि वे खुद कोयला निकालेंगे और देश की ज़रूरत को पूरा करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी गारे ताप उपक्रम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाई और कोयला निकालना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार ने फिर रोड़ा अटकाया, क्योंकि सरकार को देश की ज़रूरत नहीं बल्कि अपने पूंजीपति दोस्तों का पेट भरना है। जब कोई अपनी ज़मीन, अपने जंगल और अपने अधिकारों की बात करता है तो उसे नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है। सोचिए, अगर आज गांधी जी होते तो क्या उन्हें भी सरकार नक्सली बताती? ये वही सरकारें हैं जो विकास के नाम पर जंगल काट रही हैं, आदिवासियों को उजाड़ रही हैं और प्राकृतिक संपदाओं को कॉरपोरेट्स को बेच रही हैं। और ये लूट केवल भाजपा सरकार में ही नहीं, कांग्रेस सरकार में भी उतनी ही बेशर्मी से हुई है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब भी छत्तीसगढ़ में जंगल कटे, आदिवासी उजड़े और पूंजीपतियों की तिजोरी भरी गई। आज जब ईडी उनके घर पर दस्तक दे रही है तो वे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को जंगल की कटाई और अडानी कंपनी की आड़ में छुपाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आदिवासी और ग्रामीण एरियाज़ में अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाना चाहते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इस सच्चाई को समझें। ये लड़ाई केवल जंगल और कोयले की नहीं बल्कि हक और अस्तित्व की है। और जो नेता कल खनन के दलालों के साथ खड़े थे, आज वो खुद को आदिवासियों का हितैषी बताकर राजनीति चमकाना चाहते हैं। भूपेश बघेल के मात्र इतना कह देने से कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, उन पर लगे गंभीर और संगीन आरोप खत्म नहीं हो जाते। अब ज़रा इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं ताकि आप खुद तय कर सकें कि सच क्या है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, उसी के बाद शराब घोटाले की पटकथा लिखी जाने लगी। ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 तक एक सुनियोजित तरीके से शराब के कारोबार को अवैध सिंडिकेट के हाथों में सौंप दिया गया, जिसमें नौकरशाह, राजनेता, व्यापारी सभी मिले हुए थे। नकली होलोग्राम बनाने के लिए नोएडा की एक अपात्र कंपनी को नियमों में बदलाव कर टेंडर दिया गया, जो छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ी थी। 2017 में जब रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL के जरिए शराब की बिक्री को केंद्रीकृत किया, तो उस नीति को पलटते हुए नए सिंडिकेट ने CSMCL पर कब्जा कर लिया और अवैध तरीके से शराब सप्लाई का खेल शुरू कर दिया। अरुणपति त्रिपाठी को 2019 में CSMCL का प्रमुख बनाया गया और यहीं से नकली बोतलों और होलोग्राम का खेल शुरू हुआ। शराब की नकली बोतलें बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के सीधे ठेकों में पहुंचाई जाती थी। ईडी के अनुसार 3 साल में 40 लाख लीटर शराब का कोई हिसाब सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिला।
और उससे होने वाली कमाई सीधे इस सिंडिकेट की जेब में जाती रही। इस घोटाले में केवल नकली शराब ही नहीं बल्कि वैध बिक्री पर भी कमीशन वसूला गया। इस काले कारोबार में कारोबारी विधु गुप्ता, आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, एमडी त्रिपाठी और रायपुर के मेयर अजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर का नाम सामने आया। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ईडी के अनुसार हर महीने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को शराब सिंडिकेट के करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध कमाई होती थी, जिसे सुकमा तक कैश बैग में जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि इस पैसे से सुकमा में कांग्रेस भवन और लखमा का आलीशान घर बनवाया गया। ईडी ने जब कवासी लखमा से पूछताछ की तो उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। इस घोटाले से जुड़े सबूतों के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को 11 जुलाई को 22 अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा। ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि मामला कितना गंभीर है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने व्यापक स्तर पर फैले इस घोटाले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनजान थे या फिर जानबूझकर नज़रें फेर ली गई? क्या यह पूरे सिस्टम की मिलीभगत थी या केवल चंद लोगों का खेल? क्या जनता को अब भी यह मानना चाहिए कि यह सब केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर ये आरोप अपने भीतर कई कड़वे सच छुपाए हुए हैं? यह स्क्रिप्ट नहीं बल्कि वो हकीकत है जो सत्ता की दीवारों के पीछे अब खुलकर सामने आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।